रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। बहुत सारे लोगों की इंक्लूडिंग मी, जो उनकी फर्स्ट बुक होती है जो कि वो रीड करते हैं। इस वीडियो में एग्जैक्टली हम बात करेंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या फ़र्क होता है और कौन से 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जिनके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं, जो कि मैंने इस बुक से सीखे हैं और उनको मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम हंसला चौधरी है और मैं CUA साहिवाल 2025 का ग्रेजुएट हूँ और एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। इस बुक को मैंने एग्जैक्टली 3 से 4 बार रीड किया है और हर बार जब भी मैं इसको रीड करता हूँ तो मुझे इसके अंदर कोई नई चीज़ मिलती है जिसको मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। इसके अलावा ये बुक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको हेल्प इस तरह से कर सकती है कि जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो खुद क्लेम करते हैं कि ये बुक एक स्टार्टिंग पॉइंट है हर एक पर्सन के लिए जो कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी अचीव करना चाहता है। तो ये बुक आप कंसीडर कर सकते हैं रीड करना। उसके अलावा जो 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, सो जो फर्स्ट लेसन है वो है रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से कि रिच लोग जो होते हैं वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ कैसे सोचते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बुक के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी लेसन हैं, वो रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे एग्री करें या इसको फॉलो करें। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। कियोसाकी ये बात करते हैं कि जो रिच लोग होते हैं वो नॉर्मल लोगों से थोड़े डिफरेंटली सोचते हैं चीज़ों के मामले में और उनकी जो थिंकिंग होती है वो उनका आगे फ्यूचर डिफाइन करती है। इसकी वो एग्जांपल एक देते हैं कि जैसे एक पर्सन है, वो कोई महंगी चीज़ खरीदना चाह रहा है और जो एक पुअर माइंडसेट का पर्सन होगा, वो जब उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो ये कहेगा कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन एक जो रिच पर्सन होगा, वो ये कहेगा कि मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो रॉबर्ट कियोसाकी एक्सप्लेन करते हैं कि इससे ये डिफरेंस होगा कि जो रिच पर्सन होगा वो अपने माइंड को चलाना स्टार्ट करेगा कि मैं इस चीज़ को हासिल करने के लिए क्या मेहनत कर सकता हूँ, और एक जो पुअर माइंडसेट का पर्सन होगा, वो अपने माइंड को कंप्लीटली शट डाउन कर देगा। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी एक और एग्जांपल देते हैं। जो रिच माइंडसेट के पर्सन होते हैं, वो इस तरह सोचते हैं कि मैं कैसे बिज़नेसेस क्रिएट कर सकता हूँ, और जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं कि मैं कैसे बिज़नेसेस के अंदर जॉब हासिल कर सकता हूँ। तो ये एक मेन फर्स्ट लेसन है जिसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं। ओके, जो दूसरा लेसन जो है वो कियोसाकी जिसके बारे में बात करते हैं वो है रैट रेस। तो रैट रेस ये इस तरह से रॉबर्ट कियोसाकी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक पर्सन है, वो अपनी जॉब कर रहा है और उसको पेचेक या उसको मंथली सैलरी रिसीव होती है। अब वो अपनी मंथली सैलरी जो होती है उसको खर्च कर देता है और फिर अगले महीने वो उसको दोबारा सैलरी मिलती है और वो फिर से उसको खर्च कर देता है, और इसी तरह ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू रिपीट होती रहती है। अगर उसको इंक्रीमेंट मिलता है या उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है तो इसी तरह से वो अपने खर्चों को भी इंक्रीज कर देता है, और इस तरह महीने के एंड पे हमेशा उसके पास कोई भी पैसे बचते नहीं है और वो एक कंटिन्यूस साइकिल के अंदर फंस जाता है जिसको रैट रेस कहते हैं। और अगर किसी भी एक मंथ में आपको सैलरी ना मिले तो आपका सारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है क्योंकि आपके पास एक्सपेंसेस करने के लिए पैसे नहीं होते। ये रैट रेस होती है और रॉबर्ट कियोसाकी मेनली इस बुक में इसी के बारे में बात करते हैं कि हम रैट रेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसको थोड़ा-सा वो और इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो छोटे होते हैं और अपने दोस्त माइक के साथ वो माइक के डैड के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनका माइक का जो डैड होता है वो उनको 25 सेंट पर आवर की जॉब उनको ऑफ़र करता है और वो उसके ऊपर जॉब कर रहे होते हैं, और कुछ हफ़्ते जॉब करने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि वो अपना वक़्त इस चीज़ के लिए ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली वो अपना खुद का एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कॉमिक्स बुक का, जिसमें वो एक कॉमिक्स बुक्स की लाइब्रेरी ओपन करते हैं जहाँ पे बाकी बच्चे आते हैं और वो कॉमिक्स बुक्स पढ़ते हैं, और पढ़ने के वो 1 घंटा या आई गेस पूरे डे की वो फ़ीस पे करते हैं, और इस तरह उनकी प्रेज़ेंस वहाँ पे होने के बावजूद वो पैसे जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह एक छोटी-सी उम्र के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी एक्सप्लेन करते हैं कि रैट रेस के उन्होंने बचपन की ही एज से रैट रेस क्या होती है उसके बारे में सीख लिया और उससे कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। ओके, तो जो नेक्स्ट लेसन जिसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं वो है वेल्थ, एसेट्स और लायबिलिटीज की। रॉबर्ट कियोसाकी वेल्थ को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वेल्थ वो अमाउंट नहीं है जो आपके पास अवेलेबल है, बल्कि वो अमाउंट है, यू कैन से कि इट्स योर एबिलिटी, कि आप कितने टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हैं अगर आपकी
जॉब वगैरह चले जाती है। ये वेल्थ है। नाउ अब जब वेल्थ के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी बता देते हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी एक्सप्लेन करते हैं कि वेल्थ को जनरेट करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है समझना कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में क्या फ़र्क है। रॉबर्ट कियोसाकी इसको बहुत ही सिंपली से एक्सप्लेन करते हैं कि लायबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो कि आपकी पॉकेट से पैसे लेके जाती हैं और एसेट्स वो चीज़ें हैं जो कि आपकी पॉकेट के अंदर पैसे लेके आती हैं। इसकी वो एग्जांपल इस तरह से देते हैं कि लेट जैसे आपने एक घर बाय कर लिया या आपने एक गाड़ी बाय कर ली है। अब वो घर जो है या वो जो गाड़ी है वो अब लेट जैसे आपके पास घर है तो वो ईयरली बेस पे आप उस पे टैक्स पे कर रहे हो या आपके पास अगर गाड़ी है तो आप मंथली बेस पे उसकी मेंटेनेंस का खर्चा उठा रहे हैं, आप उसके अंदर फ्यूल भरवा रहे हैं। तो हर महीने आपकी जेब से पैसे बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक लायबिलिटी है। ऑन द अदर हैंड अगर आपने एक घर बाय किया है लेकिन अब आपने उसको एज अ रेंट पे दे दिया है तो अब वो आपका एसेट बन गया जो आपके आपके लिए इनकम जनरेट कर रहा है। ये मेनली डिफरेंस है एसेट्स और लायबिलिटीज का। अब रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि अगर आपको वेल्थी बनना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो इनकम का कुछ पोर्शन है आप उसको सेव करें और उसको सेव करके एसेट्स परचेज करें, स्पेशली वो वाले एसेट जो कि आपको इनकम जनरेट करके दे सकें, ताकि ओवर द टाइम आपकी इनकम जनरेट होती रहे, आप उसको री इन्वेस्ट करते रहें और आप एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाएं जहां पे आपकी वेल्थ इतनी हो जाए कि अब आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने 47 ईयर्स की एज पे रिटायरमेंट ली, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो और काम कर नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उनके पास इतने एसेट्स हो गए हैं, उनकी इतनी इनकम जनरेटिंग एसेट्स हो चुके हैं कि अब उनको और काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेनली ये अगर मैं खुद पर्सनली बताऊँ ना, इस बुक के अंदर जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बुक में से, जिसको आप अपनी लाइफ़ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो यही चीज़ थी, एसेट्स और लायबिलिटीज़, और कैसे आप एसेट्स को परचेज़ करके अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बुक का। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे-जैसे उनकी इनकम इंक्रीज़ होती जाती है, वो अपने खर्चों को भी उसी तरह इंक्रीज़ करते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उनके पास कुछ पैसे नहीं बचते और ना ही वो कोई एसेट जनरेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि जिसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं, वो है माइंड योर ओन बिज़नेस। रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि माइंड योर ओन बिज़नेस का ये मतलब है कि आप अगर आपके पास एसेट्स ऑलरेडी नहीं है, तो आप चुपचाप अपनी 9 टू 5 जॉब है, उसको कंटिन्यू करते रहें और उसके बाद आप चुपचाप एसेट्स जनरेट करते हैं, एसेट्स बिल्ड करते रहें, अपने पैसों को सेव करके अपने इनकम में से, स्पेशली वो वाले एसेट जो कि वैल्यू में इंक्रीज हो रहे हैं और आपको इनकम जनरेट करके दे रहे हैं, और इवेंचुअली आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे आपकी एसेट से जो इनकम जनरेट हो रही है वो अब आपकी सैलरी से ज़्यादा हो चुकी है और अब आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी कुछ एसेट्स के बारे में बताते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स या बॉन्ड्स। लेट जैसे अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो ओवर द टाइम बढ़ती भी रहती है, कम भी होती रहती है, और वो आपको एज अ आप डिविडेंड भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट रहता है, म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू इंक्रीज भी होती रहती है और कम भी होती रहती है, और वो भी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रॉयल्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू ओवर द टाइम इंक्रीज हो और वो आपको इनकम भी जनरेट करके दे सके। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं कि वो डिस्करेज करते हैं कि आप बिज़नेस स्टार्ट ना करें। उसकी रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो बिज़नेसेस हैं, वो फेल हो जाते हैं। लेकिन अगेन बिज़नेस प्रॉफ़िट भी आपको बहुत देता है अगर वो कामयाब हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम बिज़नेस को कामयाब होने के चांसेस भी बहुत कम है। तो इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी मेनली बिज़नेस स्टार्ट करने को डिस्करेज करते हैं अपनी बुक के अंदर, जितना मेरा ऑब्ज़र्वेशन रही है बुक को रीड करने से। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कियोसाकी ये बात करते हैं कि
सिस्टम जिस तरह से बना हुआ है वो इस तरह से है कि एक जो सैलरी क्लास पर्सन होता है, वो सैलरी अर्न करता है, पहले उसके ऊपर टैक्स करता है और फिर उसको सैलरी मिलती है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपको टैक्स रूल्स समझने की ज़रूरत है, आपको अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंड द मार्केट और जो लीगल रूल्स हैं आपको उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मेनली कंसेप्ट ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी ये बात करते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले या फिर किसी भी चीज़ के अंदर एंटर करने से पहले आपको ज़रूर लाज़मी चाहिए कि आप उसके रिलेटेड जो भी लीगल लॉज़ हैं, आप उनको जानें, उनके बारे में एक्सप्लोर करें ताकि आप अपने पैसे को किस तरह से बचा सकें, आप उसके बारे में स्टडी कर सकें। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। जिस तरह से मैंने अभी बात की थी, आपको सैलरी मिलती है, उसमें से टैक्स कटता है, फिर आपको अपनी अमाउंट रिसीव होती है, जो नेट अमाउंट आपकी होती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर वीपीएस फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें, तो आपको 20% टैक्स रिबेट हासिल होता है। और अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको थोड़ी और डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, एक सेपरेट के वीपीएस फंड्स में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो टैक्स रिबेट जो है वो एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है। मेनली चीज़ ये है कि आपने जिस भी चीज़ के अंदर एंटर होना है, आपने उसके रिलेटेड जो भी लॉज़ और रेगुलेशंस है, आपने उनको फॉलो करना है। मैं एक और एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। अगर आप इंटरनेट का बिल पे करते हैं, जैसे पीटीसीएल वगैरह पे, या फिर आप सिम पे ही आप पैकेट लगा लेते हैं या लोड करते हैं, तो उसके ऊपर एक विदहोल्डिंग टैक्स कटता है। अब आपको पता ना हो तो ये जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है, इसको आप एडवांस टैक्स भी कहते हैं, और साल के एंड पे जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं एफबीआर के साथ, तो आप इस अमाउंट को क्लेम बैक कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल इस पूरे साल में मैंने जितना भी टैक्स अदा किया अपने मोबाइल के सिम पे, मैंने उसमें से 3,000 रुपए की अमाउंट विदहोल्डिंग टैक्स पे की, जो कि मुझे अपनी रिटर्न के अंदर वापस कर दी गई। और अब अगले साल अगर अब मैं ऑफ कोर्स जब मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी जॉ सैलरी के ऊपर टैक्स कटेगा, तो वो जो टैक्स है, वो इस अमाउंट में से माइनस हो सकता है। तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट अपनी जेब में से पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3,000 रुपया मैंने पहले ही टैक्स अदा कर दिया है। तो ये एक और पर्सनल रिकमेंडेशन कह सकते हैं या एडवाइस कह सकते हैं, जो कि मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ और आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट चीज़ जिसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे जब रियल एस्टेट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी, तो हर एक लोग, जो ज़्यादातर लोग थे, वो सेल कर रहे थे क्योंकि उनके पास इनकम जनरेटिंग एसेट्स नहीं थे और उनकी जॉब जो थी वो उनके पास नहीं रहीं। तो वो अपने जो एसेट्स थे उनको सेल कर रहे थे। और रॉबर्ट कियोसाकी ऑन द अदर हैंड इस टाइम पे एसेट्स बना रहे थे, इन लोगों से बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर एसेट्स परचेज कर रहे थे, ताकि जब मार्केट की कंडीशन अच्छी हो तो वो इनको अच्छे कीमत के ऊपर बेच सकें। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि 2019-20 के अंदर, 21 के अंदर स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिरी हुई थी। उस वक़्त तो मैंने भी इन्वेस्ट नहीं किया, ना ही मुझे इसके बारे में पता था। लेकिन अगर उस टाइम हम इन्वेस्ट करते, तो आज इंडेक्स ऑलमोस्ट 1,50,000 के करीब है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो आप डेफ़िनिटली उससे प्रॉफ़िट बनाते। अब ये वो सारे लेसन्स हैं जिसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी एक्सप्लेन करते हैं और आप इनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मेरी वीडियो को अगर हम कंक्लूड करें, तो अब मैं यही कहूँगा कि अ, इस बुक के अंदर जो भी लेसन्स जिनके बारे में बात की गई है, मैं खुद पर्सनली अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर रहा हूँ कि इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लॉन्ग टर्म में 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद मैं खुद भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकूँ, ताकि मेरे पास इतने एसेट्स जनरेट हो जाएँ कि मुझे अब और काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे एसेट्स ही मेरे लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर आप एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टडी कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, या आप सोच रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की लिंक है और यहाँ पे कार्ड में भी आपको शो हो रही होगी। इसको देख के आप एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।